हूं दीपिका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाए तैयार, बिल्कुल नए अंदाज में। गाजियाबाद की लोनी के ट्रॉनिका सिटी के बदरपुर से एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। दरअसल पुलिस हिस्ट्री शीटर बदमाश काले की लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काले को गिरफ्तार तो किया, लेकिन गाँव वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर बदमाश को छुड़ा लिया। नसरुद्दीन उर्फ काला वांछित चल रहा था हमारे यहाँ पशु क्रूरता के मुकदमे में। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आई थी, जिसको पे गांव वालों ने विरोध किया। महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और उसको छुड़ा कर ले गए थे। हम लोगों ने उसी क्रम में उसके लिए दबिश दी है। और सर, जिस तरह अभी जो इस विवाद के सामने आने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था में किसी भी तरह का खलल ना पैदा हो। फिलहाल बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली इलाके के सिंदूर फैक्ट्री में धमाका होने से हड़कंप मच गया। धमाके में 8 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें बीएचयू में एडमिट कराया गया है। खबर है कि बॉयलर के प्रेशर पाइप में दबाव बढ़ने के बाद धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से 8 मजदूर झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में शुरुआती इलाज के बाद सीधे बीएचयू के लिए रेफर किया गया है। खबर है कि 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने जाँच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मीडिया के साथ फैक्ट्री मालिक ने बदसलूकी की और मीडिया को कवर करने से रोका। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दखल दिया, तब जाकर मीडिया को अंदर जाने दिया गया। दरअसल फैक्ट्री में कई तरह की अनियमितताएं हैं। सुरक्षा से लेकर मजदूरों को दी जाने वाली सुविधा, कोई भी इंतजाम पूरा नहीं था। इसी को छिपाने की कोशिश फैक्ट्री संचालक कर रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मणिलाल पाटीदार पर रंगदारी वसूलने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। योगी सरकार के निर्देश पर ये एफआईआर महोबा कोतवाली में दर्ज कराई गई। मणिलाल पाटीदार को सीएम योगी ने बुधवार को ही सस्पेंड किया था। इसके साथ ही तत्कालीन इंस्पेक्टर खरेला और इंस्पेक्टर चरखारी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर लखनऊ से व्यापारी नीतीश पांडे की शिकायत पर दर्ज की गई है। अपराध भ्रष्टाचार पे सब जीरो टॉलरेंस सामने है, उसके अनुसार कार्रवाई करनी। 2 एसओ, एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को निलंबित किए गए। साथ ही मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के पूर्व एसएसपी अभिषेक दीक्षित की संपत्ति की विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। दोनों ही आईपीएस अधिकारियों को करप्शन के आरोप में पिछले 2 दिन में सस्पेंड किया गया। इसके अलावा सीएम ने दोनों पर लगे अनियमितता के आरोपों की जांच के लिए डीजीपी को आदेश दिया है। प्रयागराज में नए एसएसपी ने स्टेनो एसआई गौरव तिवारी, करेली के एसएचओ अंजनी कुमार श्रीवास्तव और अतरसुया के एसएचओ संदीप मिश्रा को सस्पेंड कर दिया है। शाहजहांपुर आरटीओ दफ्तर में विजिलेंस की कार्रवाई में 15 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर की गई विजिलेंस और पुलिस की साझा कार्रवाई में आरटीओ दफ्तर से 4 लाख रुपए कैश और कंप्यूटर उपकरण जब्त किए गए। मुख्यमंत्री दफ्तर को शाहजहांपुर आरटीओ में बड़े पैमाने पर धांधली और दलालों की नेटवर्क की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर विजिलेंस टीम ने आज ये कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वहाँ ये रेड की गई, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये इसमें दलाली का काम कर रहे हैं, वो पकड़े गए हैं। आरोपों के मुताबिक आरटीओ में अधिकारियों, कर्मचारियों और दलालों के गठजोड़ से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर लाइसेंस बनवाने तक में लोगों से मोटी रकम वसूली जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कुछ जिलों में कोरोना किट की खरीद में घोटाले के एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। एसआईटी की अगुवाई राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार कर रही हैं, जबकि एसआईटी में अन्य सदस्य के रूप में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता, नगर विकास विभाग के सचिव और जल निगम के एमडी विकास गोठलवाल शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एसआईटी घोटाले की जांच कर 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। आरोपों के मुताबिक कोरोना किट में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर की बाजार रेट से अधिक कीमत पर खरीद की गई थी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए सुल्तानपुर और गाजीपुर के जिला पंचायती राज अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था और अब जांच के आदेश दिए हैं। इस एक्शन से साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री किसी भी स्तर पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शिकायत मिलने पर फौरन कार्रवाई की जाए। बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर बड़ा शौचालय घोटाला सामने आया है।
जिला प्रशासन ने सरकारी फंड से पैसे लेकर शौचालय नहीं बनवाने के आरोप में ग्राम सचिव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि 7 ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपों के मुताबिक जिले में 17,000 शौचालय लाभार्थियों को निर्माण के लिए पैसा मिल चुका है, लेकिन इन लोगों ने अभी तक शौचालय नहीं बनवाया है। सरकारी फंड की रिकवरी के आदेश दिए हैं। ये रकम करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 4 गांव हैं, जो कि 2 गांव में अररिया थाना के केशवापुर और बांसगांव, और 2 गांव हैं पैकोलिया थाना मझगवा और भानपुर। इन 4 गांवों का पैसा था शौचालय और स्वच्छ भारत के नाम से आया था। उसको निकाल के और उन्होंने उसको अपने पर्सनल यूज में ले लिया था। इसी पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा जिले के 4 ग्राम पंचायतों में शौचालय के नाम पर सरकारी फंड से 63 लाख रुपए के गबन का भी आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। गुरुवार को भी प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद से जुड़ी 3 संपत्तियों को कुर्क कर दिया। इनमें करबला इलाके में बना अतीक अहमद का दफ्तर भी शामिल है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन की टीम ने दफ्तर के 2 हिस्सों को सील कर दिया, जबकि एक हिस्सा पहले ही कुर्क हो चुका है। अतीक के आलीशान दफ्तर में 8 हिस्से हैं। इसके अलावा अतीक अहमद के घर के पिछले हिस्से में बनी एक प्रॉपर्टी भी कुर्क की गई। आज 39 और 40 ये लोग सीज कर रहे हैं, और इसके अलावा वहाँ ये घर के पीछे भी थोड़ा बहुत कुछ है। माफिया के खिलाफ जारी एक्शन के तहत प्रशासन ने अतीक अहमद और उसके करीबियों की 20 संपत्तियों की पहचान की, जिन्हें कुर्क किया जाना है। इनमें से अब तक 10 संपत्तियों पर अथॉरिटी बुलडोजर चला चुकी है। इससे पहले सिविल लाइंस, नवाब यूसुफ रोड, झूंसी के करेली इलाके में भी अतीक की संपत्तियों को जमींदोज किया जा चुका है। बुधवार को ही प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत झूंसी के कटका में 3 बड़े प्लॉट पर बने अतीक के कोल्ड स्टोरेज को भी कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं इस मामले में रेप पीड़िता को भी आरोपी बनाया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेप पीड़िता के खाते में करोड़ों की संपत्ति ट्रांसफर की गई। पुलिस को इस मामले में पुख्ता सबूत मिले, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। बता दें कि साल 2017 में रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं रेप पीड़िता ने गवाह राम सिंह के खिलाफ भी रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब ये भी मामला सामने आया है कि रेप पीड़िता ने करोड़ों रुपए लेने के बाद गायत्री प्रजापति के पक्ष में कोर्ट में बयान दिया था, जिसके बाद अब दोनों पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। दागी जनप्रतिनिधियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने वाले की अपील वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को स्पेशल कोर्ट में जल्द निपटाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा, सांसदों विधायकों के खिलाफ देश में 4000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं। ये चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मामलों को इतने लंबे समय तक लटकाए रखना अभियोग चलाने वालों की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस याचिका पर आदेश जारी कर सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन अदालतों में नियुक्ति से लेकर बाकी अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संबंधित हाईकोर्ट निभाएगा। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि गंभीर अपराध के मामलों में सांसदों और विधायकों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। साथ ही संसद या विधानसभा को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के आधार पर दागी सांसद या विधायकों को चार्जशीट के बाद प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आसमान में भारत की ताकत आज कई गुना बढ़ गई। महाबली जंगी जहाज राफेल का बेड़ा आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। अंबाला एयरबेस पर शानदार कार्यक्रम में राफेल को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। इस मौके पर फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद थी। इसी स्क्वाड्रन ने 2 जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। This induction could not have happened at a more opportune time, considering the security scenario today. On behalf of the IAF, I would like to express our deep gratitude to all those who have made this complex acquisition possible and this historic day for the IAF a reality. आप हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस से भली भांति अवगत हैं। ऐसे में अपनी राष्ट्र और वैल्यूज की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक मुस्तैदी से तैयार रहना होगा। हमारी चौकसी ही हमारी सुरक्षा का सबसे पहला उपाय है। इन लड़ाकू विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस पर है, जो सामरिक रूप से बेहद अहम है। अंबाला से पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर 200 से 300 किलोमीटर की रेंज में हैं।
कानपुर में लव जिहाद के आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने लव जिहाद मामलों की जांच के लिए बनी एसआईटी को इसके लिए निर्देश दिए हैं। दरअसल कानपुर पुलिस की एसआईटी पहले लव जिहाद के पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका जता चुकी है। पुलिस की आशंका इस बात से भी पुष्ट हो रही है कि लव जिहाद के ज्यादातर आरोपियों की माली हालत अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपनी पैरवी के लिए कोर्ट में बड़े और नामी वकील खड़े कर रहे हैं। इन सभी प्रकरणों में क्या कोई आपस में गठजोड़ है, क्या कोई गैंग काम कर रहा है, या बाहर से कोई फंडिंग हो रही है, क्या कहीं खाड़ी देशों से या अन्य आतंकवादी संगठनों से इन लोगों को इस काम के लिए पैसा मिलता है, इसकी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में कानपुर में लव जिहाद के 10 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस ने कई केस में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मथुरा में प्रसिद्ध मुकुट मुखारबिंद मंदिर के दान घोटाला केस में एसआईटी ने सरकार से 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी को केस दर्ज कराने की इजाजत मिल चुकी है और जल्द ही मंदिर प्रशासन से जुड़े इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। 1 साल से जांच चल रही है। जो भी हमसे पूछा गया है हमने सब कुछ बताया है। जो जमीनें खरीदी गई हैं वो न्यायालय की अनुमति लेकर और सभी तरह की जाँच पूरी करके तभी खरीदी गई हैं और कई गुना उनके दाम बढ़ गए हैं, जिससे मंदिर को प्रत्यक्ष में लाभ हुआ है। और भी जो आरोप लगाए गए हैं, कितनी बार जांच हो चुकी है, आज तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इस मामले की पूरी जांच एसआईटी को सौंपी थी। आरोपों के मुताबिक मंदिर प्रबंधन ने चढ़ावे की रकम के लिए हर महीने होने वाले टेंडर में गड़बड़ी की थी, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ था। इसके अलावा मंदिर के रिसीवर पर रमाकांत गोस्वामी के खिलाफ फूल बंगला और खास महल जमीन के खरीद फरोख्त के नाम पर भी करोड़ों गबन के गंभीर आरोप लगे थे। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक जालसाज ने तीसरी बार ट्रस्ट के खाते से 9,86,000 का तीसरा चेक निकालने की कोशिश की, जिसे बैंक की सतर्कता के चलते रोक दिया गया। इससे पहले ये जालसाज 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए निकाल चुका था। इसमें से एक चेक लखनऊ के पीएनबी में 2.5 लाख रुपए का लगाया गया था। बैंक ने वेरीफाई नहीं किया और रकम ट्रांसफर कर दी। ये पैसा शेट्टी नाम के एक शख्स के खाते में डाला गया। वहीं एसबीआई ने 9,86,000 रुपए का चेक मिलने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से संपर्क किया और सारी जानकारी दी। जो 2 लाख हमारा बैंक में पड़ा है वो कहीं जाएगा नहीं अब, और जो 4 लाख रुपया विड्रॉ हो चुका है वो वापस आ जाएगा। जो लोग इसमें लिप्त हैं, आगे और लंबा घोटाला करना चाह रहे हों तो उसको पे कार्रवाई करके उनको जेल डालना जरूरी है। फर्जी चेक द्वारा ये पैसा निकाला गया है। जो ओरिजिनल बैंक का चेक है वो माननीय श्री चंपत राय जी के पास मौजूद है। गनीमत की बात यह रही कि बैंक ने समय रहते धोखाधड़ी को पकड़ लिया और सही वक्त पर ट्रस्ट को सतर्क भी कर दिया। योगी सरकार एक तरफ एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ हवाई सेवा से भी ज्यादा जिलों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत सीएम योगी ने अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र में बन रहे हवाई अड्डों को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इसमें दोनों ओर से भरोसा दिलाया गया कि कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा और जल्द ही ये शहर हवाई सेवा से जुड़ सकेंगे। वर्तमान में जिन पे कार्य चल रहा है या जो फंक्शनल हैं, इनसे संबंधित जो भी इश्यूज राज्य सरकार के स्तर पर होंगे, यहाँ पर कहीं भी किसी भी विभाग के स्तर पर वे लंबित नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अयोध्या, चित्रकूट धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन के नजरिए से भी अहम हैं। इसी तरह सोनभद्र में भी पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। बरेली और सहारनपुर में भी हवाई उड़ान के संबंध में काम तेजी से चल रहा है। बागपत शराब कांड में पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत नहीं हुई है। ये दावा प्रशासन ने परिजनों से बातचीत और एक व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद किया। दरअसल 5 लोगों की मौत के बाद खबर सामने आई थी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन 4 शवों का परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि एक शव का प्रशासन ने पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें शराब पीने से मौत की पुष्टि नहीं हुई। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसमें प्रथम दशा जो है कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई कि जिससे जहरीली शराब की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये दावा ऐसे नहीं किया गया है। जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के साथ बैठकर बातचीत की, जिसमें परिवार ने जहरीली शराब से मौत की बात से इनकार किया, लेकिन जांच के दौरान प्रशासन ने मृतकों के घरों से मिले शराब के रैपर को अपने कब्जे में लिया और आगे की जांच शुरू कर दी।
मेरठ के जानी थाना इलाके में मिलावटी शराब की वजह से जगपाल और पवन नाम के 2 लड़कों की मौत हुई है। दोनों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर शराब कारोबारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। जिला प्रशासन ने 2 मौतों के बाद जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जमीनी विवाद में पहुंची पुलिस पर यह हमला किया गया। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस ने मौके से 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया था। मड़ियाहू थाना के रिटायर बाजार का ये पूरा मामला है। सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जमीन विवाद के चलते हमले में सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। जमीन विवाद में पहुंची पुलिस पर यह हमला हुआ है। फिलहाल घायल पुलिसकर्मियों को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। वहीं पुलिस ने 3 उपद्रवियों को इस बीच गिरफ्तार किया। कानपुर में 4 सितंबर को हुए ठेकेदार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों पर हत्या का आरोप है। 4 सितंबर को ठेकेदार का अपहरण हुआ था और 3 दिन पहले बिधुन में ठेकेदार का शव मिला था, जिसके परिजनों ने शिनाख्त की थी। कानपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना संक्रमण को लेकर भी अपने सहयोगियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पर्यावरण को लेकर भी चर्चा हुई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेड़ पौधे लगाने की अपील हुई। इसके साथ ही सरकार के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। इसके मोहन भागवत अपने 2 दिवसीय दौरे पर इस वक्त मैं कानपुर के सिविल लाइंस में, मेरे ठीक सामने ये वो बंगला है जहां 2 दिन तक वो प्रवास करेंगे। मोहन भागवत यहाँ कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे और खासकर कोरोना काल में जिस प्रकार से कार्य हुए हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, चाहे आरएसएस के लोगों द्वारा कार्य किए गए, उनकी भी समीक्षा करेंगे। इस दौरे को बड़ा अहम माना जा रहा है। अगर हम सूत्रों की माने तो 2 दिन में अलग अलग फेजेज में वो मुलाकात करेंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ के दोनों सांसद, जिसमें देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी से यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा कुछ जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यानी इस दौरे को बड़ा अहम माना जा रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। वाराणसी में एक महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की धमकी भी दी। प्रेमचंद नगर कॉलोनी की रहने वाली इस महिला ने कहा कि जब तक पुलिस कप्तान उनकी बात नहीं सुनते तब तक वो नहीं उतरेगी। बताया जा रहा है कि किसी विवाद में पुलिस कार्रवाई नहीं होने से महिला नाराज थी। आखिरकार एसपी सिटी और सीओ ने महिला को समझाया, तब जाकर महिला नीचे उतरी। वहीं भदोही में भी एक महिला 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। ये महिला पिछले 4 महीने से अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर परेशान थी। महिला के मुताबिक कई बार गुहार लगाने के बावजूद उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। तभी परेशान महिला डीएम आवास के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद महिला उतरने को तैयार हुई। उधर कन्नौज में मजदूरी नहीं मिलने से परेशान एक मजदूर टावर पर चढ़ गया। मजदूर ने ग्राम प्रधान और सचिव पर जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया। उसके मुताबिक मनरेगा मजदूरी के 15,000 रुपए बाकी हैं। ये मजदूर हसेरन ब्लॉक परिसर में लगे टावर पर चढ़ा था। लोगों के समझाने के बाद ये मजदूर नीचे उतरा। लखीमपुर खीरी में सेक्स रैकेट केस में गिरफ्तार एक लड़की और लड़का कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई में शामिल सभी पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। दरअसल लखीमपुर खीरी पुलिस ने गंगोत्री इलाके में कार्रवाई कर एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था। पुलिस ने मौके से 5 लड़कियों और 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। जेल में भेजने से पहले इन सब का कोरोना टेस्ट कराया गया तो 2 आरोपी पॉजिटिव मिले। फिलहाल दोनों को कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया। एक कोतवाली सदर में एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष गिरफ्तार किए गए थे। उसमें से एक महिला और एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को यहाँ पर जिला के जो जक्सड़ हॉस्पिटल है कोरोना का, वहाँ पे दोनों को भर्ती कराया गया है। दोनों का इलाज तो संपर्क में लोग आए हैं तो लोगों को भी बिल्कुल कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारी चीज़ें की जा रही है। मंगलवार को पुलिस को गंगोत्री इलाके में एक घर में सेक्स रैकेट चलने की खबर मिली। जानकारी के मुताबिक घर की मालकिन बड़े शहरों से लड़कियों को लाकर रैकेट चला रही थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 66,000 के ऊपर जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 7,042 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 2,92,029 हो गई है। इनमें से 2,15,506 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 75.85% है। उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं
उनकी संख्या 2,21,506 हो गई है। अब रिकवरी का परसेंटेज 75.85% हो गया है। यूपी में फिलहाल कोरोना के 66,317 सक्रिय मामले हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 35,036 लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं, जबकि बाकी के लोगों का राज्य के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 4,206 लोगों की मौत हो चुकी है। अभिनेत्री कंगना रनौत को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का भी समर्थन मिला है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कंगना रनौत को देश की बेटी बताया। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत बहादुर और हिम्मत वाली बेटी है, जिन्होंने बॉलीवुड के माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भांडाफोड़ किया। उन्होंने निडर होकर बॉलीवुड में एक विशेष समुदाय के वर्चस्व के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। इससे न केवल बॉलीवुड के माफिया डर गए हैं, बल्कि सरकार के भी कदम उखड़ रहे हैं। तो कंगना रनौत ने एक ड्रग्स माफिया जो फिल्मी दुनिया में एक तरह से छाए हुए हैं, उनका खुलासा किया, निर्भीक होकर के, निडर होकर के, और तमाम पहलुओं पर उन्होंने अपनी बात रखी, जिससे सरकार घबरा करके बदले की भावना पर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंगना रनौत की इस लड़ाई में साधु संत और पूरा देश उनके साथ है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को कंगना रनौत को सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना सांसद संजय राउत के द्वारा की गई टिप्पणी और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा तोड़े गए कंगना रनौत के घर के विरोध में शामली में युवाओं ने संजय राउत का पुतला फूंका और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद, संजय राउत मुर्दाबाद, महाराष्ट्र सरकार मुर्दाबाद। युवाओं ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किए जाने की भी केंद्र सरकार से गुहार लगाई। बदतमीजी की है, जबकि सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और महाराष्ट्र सरकार भी इसी के पक्ष में आ गई है। रनौत का मकान पे प्रहार किया, बुलडोजर तक चलवा दिए। ये ठीक नहीं है और इसका भुगतान इस दुष्ट सरकार को भुगतना पड़ेगा। हाथरस में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विरोध किया और पुतला फूंका। नगर मंत्री का कहना है कि महिला के सम्मान में उनकी पूरी टीम खड़ी है। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यसभा के सांसद शिवसेना के संजय राउत का पुतला फूंकते हैं। सबकी नजर